गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्कार। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग समझेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। ये टॉपिक, ये डिस्कशन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपने ऑप्शनल पेपर को डिसाइड नहीं किया है। देखो, ऑप्शनल पेपर आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने एक अच्छे ऑप्शनल को चुना है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके सिलेबस काफ़ी ज़्यादा आपके जीएस के पार्ट से ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा अपने इफोर्ट को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके जीएस के पार्ट में इन्वॉल्व होती है और जीएस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस आपको ये अंडरस्टैंडिंग देगा कि क्यों और कैसे हम इस सब्जेक्ट को लें, कैसे इसको प्रिपेयर करें। बात करते हैं सबसे पहले पेपर की। ये पेपर 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टोटल जो है वो 14 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है और इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए ज़्यादातर थ्योरेटिकल है और पार्ट बी में अलग अलग डायमेंशंस फिर जुड़ते हैं। जो सबसे पहला यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यूनिट है इंट्रोडक्शन। और देखो, इंट्रोडक्शन अपने आप में सेंस ये भी बता रहा है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक चीज़ों को, जैसे इसका डेफिनीशंस क्या है, इसमें कौन कौन से डायमेंशंस इन्वॉल्व होते हैं, उसको डिस्कस करता है। साथ में ये टॉपिक विल्सन विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करता है। और वुडरो विल्सन बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, लेकिन जब उन्होंने 1887 में द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी, उसी से माना जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक फॉर्मल सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हुआ। तो विल्सन का जो भी ओपिनियन, कंट्रीब्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी रहा, वो काफ़ी सेमिनल रहा। और विल्सन का विजन अगर हम आज भी जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और ज्यादा रोबस्ट बना सकती है। इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट के फेजेस को पढ़ते हैं कि कैसे अर्लियर फेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच माना जाता था, लेकिन वुडरो विल्सन ने इस बात को कहा कि पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पा रहा है। बाद में चलकर हम देखते हैं कि टेलर, फायोल, मुनेरेली, इवन एल्टन मायो के कंट्रीब्यूशन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया दौर आया जिसको कहा गया इरा ऑफ प्रिंसिपल्स। और इस समय में बहुत सारे प्रिंसिपल, चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी हो, तो वो आता है। आगे चलकर चैलेंज का फेज आया, क्राइसिस का फेज आया। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट अप्स एंड डाउन्स को देख रहा है पूरे सेंचुरीज में, और इसी चीज को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। इसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है हमें। देखो, पुराना जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थ्योरी था वो काफी थ्योरेटिकल था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जैसे हियरार्की, डायरेक्शन, कंट्रोल, कमांड को कवर करता था। लेकिन 1986 के अराउंड ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट सोशल प्रॉब्लम्स जैसे गरीबी, बेरोजगारी, इवन और भी जो क्राइसिस ह्यूमन लाइफ में आ रहे हैं उनको हैंडल करे। ये एक वैल्यू ओरिएंटेड सब्जेक्ट बने, इसमें ऐसी चीजों को लाया जाए जिसका एक रिलीवेंस हो। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिजुविनेशन माना जाता है और यहीं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नए दौर में आता है। अगला टॉपिक है पब्लिक चॉइस अप्रोच। ये क्रिटिकल अप्रोच रहा और इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, एज अ इंस्टीट्यूशन पर क्वेश्चन मार्क लगाया और ये कहा कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में हमारे सिविलाइजेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। जबकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का फेज हम लोग देखते हैं कि 90s के बाद आया। तो 90s के बाद एक और जहां पे स्टेट के साइज श्रिंक होने लगे, दूसरी ओर जो मार्केट था इसका रोल बढ़ने लगा। इस बीच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे रिफॉर्म आए, जैसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गया, जैसे हमने आउटसोर्सिंग को अपनाया। तो ऐसे इंपैक्ट्स यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ने हैं। इसके बाद गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन।
देखो, यूं तो गुड गवर्नेंस माना जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस किया 1989 में, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को लेकर आया। लेकिन वाकई गुड गवर्नेंस क्या होता है? तो गवर्नेंस जिसका मतलब ये है कि कैसे हम अपने अफेयर्स को, अपने स्टेट अफेयर्स को हैंडल करते हैं, वो कितना ज्यादा पार्टिसिपेटिव है, कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना करप्शन फ्री है, इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक के बाद गुड गवर्नेंस का पूरा एक मूवमेंट चला है। हर कंट्री ने गुड गवर्नेंस को अपने यहाँ अकॉर्डिंगली अडॉप्ट किया है। ये पूरा टॉपिक हमें गुड गवर्नेंस के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है। इंटरेस्टिंगली देखो, गुड गवर्नेंस आपके जीएस पेपर 4 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। इवन जब आप गवर्नेंस को प्रिपेयर करते हो जीएस पेपर 2 में, तभी आपको गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है। इवन जीएस में भी, इवन इस साल भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये 1980s के आसपास इवॉल्व हुआ, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल डिस्कोर्स है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नए टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करता है, ये ऑटोनॉमी को प्रमोट करता है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैनेजमेंट है उनको इंप्रूव करने की बात करता है। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरनल मैनेजमेंट और प्रैक्टिस में। तो ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, ये इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, इवन प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। पहला यूनिट इन्हीं सब बातों पर फोकस्ड है और बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, बस हमें इनमें थिंकर्स के 2-4 नाम याद रखने होते हैं और कोर कॉन्सेप्ट को समझना होता है। बात करें दूसरे यूनिट की, तो दूसरा यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट है, और एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू से डेवलप हुए हैं उसको डिस्कस करता है। इस यूनिट का सबसे पहला पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। आप खुद ही सोचो, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो और अगर उसमें वर्कर्स के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं है, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को वो लाने के लिए बहुत फ्री है, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाएगा? टेलर जब 19th सेंचुरी में आते हैं तो उन्होंने इसी एनार्की को देखा, इसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा कि नहीं, वी शुड आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ वर्क, और इसके बेस पे हम लोग फिर ऑर्गेनाइजेशन को लेके डेवलप करेंगे। बाद में चलकर ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं भाई, टेलर साहब तो पूरे ही सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा रिजिड बना रहे हैं, इनह्यूमन बना रहे हैं। तो आगे चलकर इससे और भी थ्योरीज धीरे धीरे डेवलप हुई। इसी बीच में क्लासिकल थ्योरी आता है जो फ्रांस में डेवलप हुआ। यहाँ पर हमारे हेनरी फायोल, मूने रेले, लूथर गुलिक, उर्वरिक के कंट्रीब्यूशन है। वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल अपने आप में आइडियल मॉडल था। वेबर ने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को कंपेयर करते हुए बिल्कुल फ्रेश सेटअप ब्यूरोक्रेसी के बारे में डिटेल में बताया। बीच में आती है मैरी पार्कर फॉलेट डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कहती है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए, उसके लिए ये पूरे थॉट्स को डेवलप करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ह्यूमन रिलेशन के इंपैक्ट होते हैं उसको डिस्कस करता है। एल्टन मेयो के लीडरशिप में हम देखते हैं कि हाथोर्न प्लांट में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ, जिसका आउटकम था कि भाई वर्कर्स को फ्रीडम दिया जाए, वर्कर्स के बीच में पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिविलेज दिया जाए, एक्नॉलेज किया जाए। आगे चलकर चेस्टर बर्नार्ड आते हैं फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में, ये भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि देखो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अगेन साइमन का डिसीजन मेकिंग मॉडल अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की कैपेसिटीज को बताता है कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन बहुत सारी चीजों को नहीं जानता है और इसीलिए वो एक डिसीजन लेता है जिसे साइमन कहते हैं सेटिस्फाइसिंग डिसीजन, जो सेटिस्फैक्टरी है और सफिशिएंट डिसीजन है। इसी तरह से आगे चलकर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट आया। रेंसिस लिकर्ट, क्रिस आर्गारिस और डगलस मैकग्रेगर के थॉट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो पूरा का पूरा जो हमारा थॉट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्रक्स है। अगर इस पर आपका कमांड है तो ये पूरे पार्ट आप सेकेंड पेपर में भी लिख सकते हो और इसके बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्रक्स यहाँ पे यूनिट
टू दिखाई पड़ रहा है पेपर वन का। इसके बाद जो सिलेबस का पार्ट है मैं अगले वीडियो में डिस्कस करता हूं।